हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं रीट लेवल 1 मेन एग्जाम हेतु साइंस के सिलेबस को। अभी तक अपन ने 7 टॉपिक्स को एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के इन्हें कवर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी अपना टॉपिक नंबर 8 जीवों में श्वसन एवं परिवहन वाला टॉपिक चल रहा है और इसके अंदर आपके 3 टॉपिक्स हैं, जीवों में श्वसन और जीवों में परिवहन। परिवहन के अंदर 2 टॉपिक्स आते हैं, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो जीवों में परिवहन जो है उसको अपन आज पढ़ेंगे और जीवों में श्वसन को हम पिछले 4 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं और आशा है कि आपने इस टॉपिक को साथ साथ में कंप्लीट कर लिया होगा और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे जीवों में परिवहन। ठीक है, जीवों में परिवहन। जीवों में परिवहन ये आपकी 7th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर दिया गया है, तो अपन वहीं से इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है और इन अंगों में उत्पन्न जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। ठीक है, यानी कि एक तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके और दूसरा ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल सके। ठीक है, तो यही चीज परिवहन के अंदर आती है और परिवहन के अंदर इसीलिए 2 तंत्र हो जाते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाला तो रक्त परिसंचरण तंत्र आ जाएगा और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाला उत्सर्जन तंत्र हो जाता है। ठीक है, आज अपन परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और फिर बाद में अपन उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन पढ़ते हैं आज परिसंचरण तंत्र। हृदय और जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो संयुक्त रूप से यानी सभी मिलकर के हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है हृदय की। ठीक है, यहीं से ब्लड जो होता है वो पंप होता रहता है, पूरे शरीर के अंदर सप्लाई होता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हृदय और रक्त वाहिनियों के अंदर क्या बहता है, रक्त, तो रक्त के बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए, तो ये अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसलिए अपन पहले ब्लड के बारे में यानी कि रक्त के बारे में जानते हैं। रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव होता है जो रक्त वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता है। ठीक है, ये पाचित भोजन को शुदांत्र यानी कि जो छोटी आंत होती है वहां से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। ठीक है, और फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की सेल्स तक पहुंचाता है। यानी कि जो शुदांत्र के अंदर यानी छोटी आंत के अंदर जो भोजन का पाचन हो जाता है उसको भी जो पूरे शरीर के अंदर सप्लाई करने का कार्य रक्त ही करता है और जो फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन आती है उसको भी पूरे शरीर के अंदर सप्लाई करने का कार्य रक्त ही करता है। ठीक है, रक्त शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि ब्लड जो होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। वो ब्लड जो होता है ये भोजन को, जो पचा हुआ भोजन होता है उसको पूरे शरीर के अंदर सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर सप्लाई करता है और साथ ही जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको, उसका जो परिवहन है वो भी कौन करता है, ब्लड ही करता है। ठीक है, रक्त एक तरल से बना हुआ होता है जिसे प्लेज्मा कहते हैं। यानी सबसे ज्यादा रक्त के अंदर कौन सा भाग होता है, प्लेज्मा भाग होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सेल्स जो है वो डूबी हुई रहती हैं और रक्त के अंदर मुख्य रूप से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, रक्त में मुख्य रूप से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, केशिकाएं भी होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो अपन देखते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, इनके अंदर लाल वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है और इसी के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, और यह ऑक्सीजन को अपने साथ में संयुक्त करके, यानी हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपने साथ में ऑक्सीजन को जोड़ करके शरीर के सभी अंगों तक और अंत में सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। ठीक है, यानी कि यह पहले ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो पहले ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और उसके रूप में ये पूरे ब्लड के अंदर सप्लाई होता रहता है और सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है।
हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर के सभी सेल्स को ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। यानी जैसे हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए हीमोग्लोबिन का प्रतिशत शरीर के अंदर सही होना आवश्यक होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, उसका जीवन काल भी आपको ध्यान में रखना है, 120 दिन का होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऐसे कुछ रोगाणु आते हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो ऐसे रोगाणु जो जब भी आते हैं तो डब्ल्यूबीसी उनसे लड़ाई करके उनको खत्म कर देती है। ठीक है, लेकिन जब डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है तो ऐसी कंडीशन में हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं प्लेटलेट्स यानी कि पट्टिकाणु के बारे में। रक्त का थक्का बनना, इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि पट्टिकाओं की तरह व्यवस्थित होकर के थक्का बना देती हैं और चोट लगने पर बहते रक्त को रोक देती हैं। तो ये जो थक्का बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी कोशिकाएं होती है? पट्टिकाणु या फिर प्लेटलेट्स होती। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं रक्त वाहिनियों के बारे में। रक्त वाहिनियां, शरीर के अंदर कई प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड को सप्लाई करने के लिए कई प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो कि ब्लड को शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं, एक धमनी और दूसरी शिरा। ठीक है, पहले अपन धमनी और शिराओं का व्यवस्था क्रम एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं और उसके बाद में हम दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये हार्ट होता है और हार्ट से दो प्रकार की कोशिकाएं आपको मुख्यतः दिखाई दे रही हैं। एक तो ये नीले कलर की और एक रेड कलर की। ठीक है, नीले कलर के अंदर ये इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है वो प्रवाहित होता रहता है, इसलिए ये नीले कलर की दिखाई देती है और इनको शिराएं कहा जाता है। और ये जो शिराएं होती है वो हमेशा अशुद्ध रक्त की सप्लाई करती। ठीक है, और जो ये जो रेड कलर की सेल्स दिखाई दे रही है, जो रेड कलर की कोशिकाएं दिखाई दे रही है, इनके अंदर ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है वो सप्लाई होता रहता है, इसलिए ये रेड कलर की दिखाई देती है क्योंकि इनके साथ में जो होती है ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन जुड़ा हुआ होता है। और ये जो होती है रेड कलर की जो भी कोशिकाएं होती है वो धमनियाँ होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होती है पूरे शरीर के अंदर इनका जाल बिछा हुआ रहता है। जैसे जो शिराएं होती है वो अशुद्ध जो रक्त होता है या जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको हृदय तक पहुंचाती है, और जो ये धमनियां होती हैं ये हृदय से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको पूरे शरीर के अंदर सप्लाई करता है। ठीक है, तो इस तरह का जो होता है पूरा घना जाल होता है पूरी बॉडी के अंदर जो होती है, इस तरह से वाहिनियाँ और जो शिराएं होती है वो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो होती है ये पूरे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है और जो सिराएं होती है वो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई होती हैं। ठीक है, और ये जो धमनियां हैं वो लाल कलर के अंदर दर्शाई गई है और जो शिराएं होती है वो नीले कलर के अंदर दर्शाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन इसका थ्योरी फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए धमनियाँ जो होती हैं, हमने देखा था कि जो रेड कलर की जो लाइनिंग दिखाई दे रही थी, जो रेड कलर की जो सेल्स दिखाई दे रही थी उस डायग्राम के अंदर वो सारी धमनियाँ होती हैं। ठीक है, ये हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों के अंदर ले जाती हैं, क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। यानी कि जब हृदय से ब्लड पंप किया जाता है तो बहुत ही अधिक प्रेशर के साथ में पंप किया जाता है और इसका दाब अधिक होता है जिससे वो पूरे शरीर के अंदर सप्लाई हो सके। इसलिए जो होती है जो धमनियाँ होती हैं उनकी भित्ति मोटी, यानी कि इनकी जो दीवारें होती है वो मोटी बनाई जाती है और प्रत्यास्थ बनाई जाती हैं। मोटी का मतलब इसलिए होता है क्योंकि अगर इतना अधिक दाब हृदय जो होता है वो पंप करता है, उस वक्त दाब अधिक होता है, उसको सहन करने के लिए जो होती है दीवारें मोटी बनाई जाती हैं ताकि धमनियाँ जो होती है वो क्षतिग्रस्त नहीं हो। ठीक है, और प्रत्यास्थ इसलिए होती है क्योंकि वो आराम से थोड़ा सा फैल सके। ठीक है, तो इसलिए प्रत्यास्थ होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होती है उसकी सप्लाई के लिए धमनियाँ होती हैं, इनकी भित्ति जो होती है मोटी होती है, प्रत्यास्थ होती है, इनके अंदर रक्त का प्रवाह तेजी से होता है और अधिक दाब के साथ में होता है, और ये शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन को सप्लाई करती हैं। ठीक है,
ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है उसको सप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं शिराओं के बारे में। शिराएं जो होती है वह रक्त वाहिनियां होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड वह रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में शरीर के सभी भागों से वापस हृदय के अंदर ले जाती हैं, तो वो शिराएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी शिराएं कौन से ब्लड को सप्लाई करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, यानी कि जो अशुद्ध रक्त होता है उसकी सप्लाई यानी कि उसको वापस हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ये शिराएं करती हैं। ठीक है, और शिराओं की दीवारें जो होती हैं ये धमनी की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि शिराओं के अंदर जो अशुद्ध रक्त होता है वो आराम से हृदय तक पहुंच जाता है धीरे धीरे। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो रक्त का प्रवाह होता है वो तेजी से नहीं होता है और अधिक दाब भी नहीं होता है, इसलिए इसकी जो दीवारें होती है वो पतली होती हैं। ठीक है, और शिराओं के अंदर कुछ वॉल्व होते हैं, वॉल्व लगे हुए होते हैं, यानी कि उनको गेट समझ लीजिए। ठीक है, तो वॉल्व लगे हुए रहते हैं जो कि रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित करते हैं, यानी वापस अंगों की तरफ नहीं भेजता है। ये जो शिराई होती है इसके अंदर जो वॉल्व लगे हुए रहते हैं ये हमेशा रक्त को हृदय की तरफ ही भेजने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये धमनी और शिराओं के बारे में आपको मुख्यतः दो बातें ध्यान में रखनी है कि धमनी के अंदर ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो ही सप्लाई होता है, और शिराओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है वो सप्लाई होता है। कुछ अपवाद भी होते हैं जो अपन आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं नाड़ी स्पंदन के बारे में, यानी कि नब्ज। ठीक है, दाहिने यानी कि दक्षिण हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाई यानी कि वाम कलाई जो होती है उस पर रख करके देखने पर कुछ स्पंदन गति यानी कि धक धक महसूस होती है। यही स्पंदन नाड़ी स्पंदन यानी कि नब्ज कहलाती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डायग्राम के अंदर इस प्रकार से नाड़ी की गति को देखा जाता है। ठीक है, जब हम दाहिने हाथ से जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसके अंदर इस तरह से तर्जनी और मध्यमा अंगुली जो होती है उसको रख करके देखते हैं, तब यहाँ पे जो होती है धक 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 जो है पल्सेशन चलती रहती है, वो नाड़ी स्पंदन होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पंदन दर के बारे में। ठीक है, स्पंदन दर यानी कि ये जो नाड़ी का स्पंदन होता रहता है उसी के बारे में है कि जो प्रति मिनट यानी 1 मिनट के अंदर जितने स्पंदन होते हैं उसकी संख्या को स्पंदन दर कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो विश्राम की अवस्था होती है उसके अंदर किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर स्पंदन की दर कितनी होती है, तो 72 से लेकर के 80 तक स्पंदन प्रति मिनट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो अभी अपने व्यवस्था क्रम देखा था उसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट कोशिकाएं भी होती हैं जिनको केशिकाएं कहा जाता है। सबसे पहले जो धमनियां होती हैं, धमनियां जो होती हैं आगे वाहिनियों के अंदर विभाजित होती हैं, और ये वाहिनियां जो है ऊतकों के अंदर पहुंच करके यानी कि जो सेल्स की यानी कि जो कोशिकाएं होती है उनके जो गुच्छे के रूप में जहाँ भी सेल्स का जाल होता है वहाँ पे ऊतकों के अंदर पहुंच करके वापस अत्यधिक रूप से अत्यधिक जो पतली नलिकाएं होती है उसमें वापस विभाजित हो जाती है। कौन विभाजित होती है? वाहिनियां। ठीक है, ऊतकों के अंदर पहुंच करके फिर से विभाजित हो जाती है, और इन जो पतली पतली जो नलिकाएं होती हैं उनको केशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, और ये केशिकाएं आगे पुनः विभाजित होकर के शिराएं बनाती हैं। ठीक है, यानी कि धमनियां जो होती है वो वाहिनियों के अंदर विभाजित हो जाती है, वाहिनियां आगे जाकर के पतली नलिकाओं के रूप में विभाजित हो जाती है, और ये जो नलिकाएं होती है वो केशिकाएं होती है, और केशिकाएं आगे सिराएं बनाती हैं जो कि रक्त को वापस हृदय के अंदर ले जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं धमनी और शिरा के बारे में, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि धमनी जो होती है वो सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है, और जो शिराएं होती है वो सदैव कार्बन डाइऑक्साइड जो समृद्ध रक्त होती है उसको ले जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसके अपवाद है, इसका एक अपवाद है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, और फुफ्फुस शिरा। ठीक है, शिराओं के अंदर जो है अपवाद होता है फुफ्फुस शिरा का, और जो धमनियां हैं उसके अंदर अपवाद होता है फुफ्फुस धमनी का। देखिए, अभी हमने देखा था कि जो धमनी होती है वो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है उसको सप्लाई करती है, लेकिन ये फुफ्फुसीय धमनी ऐसी धमनी होती है जो कि हृदय से रक्त ले जाती है, और इसलिए इसको शिरा नहीं कहते हैं बल्कि धमनी ही कहते हैं। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है उसको फेफड़ों के अंदर ले जाती है। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो समृद्ध रक्त है उसको फेफड़ों तक ले जा रही है, क्योंकि ये हृदय से ले जाती है इसलिए इसको धमनी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर अशुद्ध रक्त सप्लाई होता। ठीक है, इसलिए इसका अपवाद है कि जो सदैव ऑक्सीजन समृद्ध को ले जाती है उसका अपवाद है कि इसके अंदर जो है फुफ्फुस धमनी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त सप्लाई होता है। ठीक है,
नेक्स्ट जो इसके अंदर जो सिराओं के बारे में हमने पढ़ा कि इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जो रक्त होता है वो ही सप्लाई होता है, लेकिन इसका अपवाद है फुफ्फुस सिरा। ठीक है, ये फुफ्फुस सिरा जो होती है ये ऑक्सीजन समृद्ध जो रक्त होती है उसको फेफड़ों से हृदय के अंदर लेके आती है। ठीक है, और क्योंकि ये रक्त को लेके आती है इसलिए इसको शिरा कहा जाता है। और लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन समृद्ध जो रक्त होता है वो फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों से हृदय के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना रक्तदान या महादान। देखिए फ्रेंड्स, जब किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो बहुत अधिक ब्लड जो होता है वो लूज हो जाता है और उससे किसी भी की मृत्यु भी हो सकती है। तो जो रक्त है उसकी जब किसी को कमी होती है तो उसको जो किसी और से लिया जाता है। ठीक है, तो जो भी देने वाला होता है उसको जब वो रक्त का दान करता है तो उसको रक्तदान कहा जाता है, जो कि एक महादान के रूप में भी होता है। तो रक्त की अनुपलब्धता की स्थिति के अंदर ब्लड बैंकों के अंदर जो सुरक्षित रखा गया ब्लड होता है उसका यूज किया जाता है और ये रक्तदान से ही प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जो रक्त का डोनेशन करते हैं उनके रक्त को जो है जिसको भी आवश्यकता होती है उसके लिए काम में लिया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र। ठीक है, ये अपना है हृदय। ठीक है फ्रेंड्स, डायग्राम अच्छा तो नहीं है लेकिन अपन समझ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये होता है अपना हृदय और हृदय जो होता है इसे ये फुफ्फुसीय सिरा और ये फुफ्फुसीय धमनी, ये दोनों कहाँ से जुड़ी हुई है? फेफड़ों से जुड़ी हुई है। ठीक है, देखिए हमने पिछला चैप्टर जीवों में श्वसन को पढ़ा था और उसके अंदर हमने फेफड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी भी हासिल करी थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों तक पहुंचती है और यहाँ पर जो होती है ब्लड सेल्स का घना जाल होता है और यहाँ पे जो है जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो तो हृदय तक पहुंच जाता है और हृदय में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फेफड़ों तक जाता है और वहां से वापस ऑक्सीजनेटेड होकर के हृदय तक पहुंचता रहता है। ठीक है, तो जो फुफ्फुसीय सिरा होती है वो तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाती है, जो कि अभी हमने देखा था अपवाद स्वरूप। वैसे सिराएं जो होती है वो अशुद्ध रक्त को सप्लाई करती है, लेकिन फुफ्फुसीय सिरा इसका अपवाद है, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है उसको फेफड़ों से हृदय तक लाती है। ठीक है, और जो फुफ्फुसीय धमनी होती है ये हृदय से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको फेफड़ों तक पहुंचाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी जो हृदय है उससे जो भी पूरा अपना पूरा जो बॉडी होता है उसके अंदर ब्लड जो होता है वो सप्लाई होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये शिराएं होती हैं और ये शिराएं जो होती है नीले कलर की दिखाई देती है और ये पूरे शरीर के अंदर जो भी केशिकाओं के अंदर जो अशुद्ध रक्त होता है उसको केशिकाओं से हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? शिराएं करती है। ठीक है, और हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है उसको दूसरी होती है अपनी धमनियां और ये धमनियां जो होती हैं शुद्ध रक्त को हृदय से केशिकाओं तक पहुंचाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना होता है परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र और इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जो हृदय होता है वहां से फुफ्फुसीय धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त को सप्लाई करती है। ठीक है, और जो फुफ्फुसीय सिरा होती है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को सप्लाई करती है और हृदय से जो धमनियां हैं वो शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक सप्लाई करती है और जो शिराएं होती है वो विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक सप्लाई करती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हृदय के बारे में जो